जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दिन प्रतिदिन बहुत ही नजदीक आते चला जा रहा है। और आप लोग एकदम भौकाल के साथ में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि भैया जो टाइम चला जाता है फिर लौट कर आता नहीं, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करें, पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग उसी सिंथेसिस की लेक्चर में आगे चलने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक सिंथेसिस में लेक्चर 6 तक कंप्लीट किया है। आज हमारा लोग का जो लेक्चर 7 है, इसमें हम लोग सिंपल टू सिंपल में ही डिस्कस करेंगे एक अलग मेथड के बारे में, जिसका प्रयोग करके हम 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और उसको एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। चलो हम देखते हैं कि कैसे हम कौन से मेथड को यूज करके जो है सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं और उससे कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम लोग अपना मौज मस्ती के साथ में लेक्चर को शुरू करते हैं, है ना, विदाउट किसी स्ट्रेस के। और आप भी लोग एक काम करें, एक पेन लें और नोटबुक लेकर के आराम से अच्छे से बैठ जाएं, और जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट या फिर रूल्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं उसको एकदम बढ़िया काम माइंड के साथ में अच्छे से उसको नोट डाउन करते चलें। और जहां नहीं समझ में आए कमेंट करें, उसको भी आपको क्लियर किया जाएगा, आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए अपने लेक्चर को, क्योंकि हम लोग अब ज्यादा टाइम अपने ना वेस्ट करें, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर को, है ना, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का जो ये है होने वाला है। तो आपको टाइम 1% भी वेस्ट नहीं करना है। ये लेक्चर अपने आप में वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, है ना। तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लेंगे और बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, नहीं तो जिंगा लाला फू होने वाला है आपका, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम बढ़िया से हम लोग कवर करने वाले हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें करेंगे क्या, आपको पता ही है, जो आपका टॉपिक है वो अभी सिंथेसिस ही चल रहा है ना। सिंथेसिस कब, आपका ये भी क्वेश्चन होगा, सिंथेसिस खत्म कब होगा, तो सिंथेसिस अभी 3 दिन और लगेंगे सिंथेसिस को खत्म करने में। फिर उसके बाद में हम लोग, मतलब वो 3 दिन में आपका पीवाईक्यूज भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा और हम पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब अभी हमारा सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम 2 या 3 क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के क्या कर रहे हैं, उसको एक सिंपल सेंटेंस में उसको हम लोग बना रहे हैं, है ना। कहने का मतलब 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं और उसके बाद में उसको एक सिंपल सेंटेंस में बना रहे हैं। और आपने पीछे जितने भी लेक्चर देखे उसमें आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे बहुत सारे मेथड थे जिनका यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, और हर एक मेथड की कुछ कंडीशन थी जिनका हम उस कंडीशन में यूज करके हम सेंटेंस को जोड़ रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो आज हम लेक्चर करने वाले हैं, इसमें कैसे हम सेंटेंस को जोड़ करके, कैसे 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि आज हम कौन से मेथड को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, है ना, जिसका हम सिंपल टू सिंपल में यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, 2 सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बिफोर नाउन, मतलब नाउन के पहले प्रीपोजिशन यूज करेंगे, या फिर जीरंड के पहले, या देखो कहने का मतलब नाउन या जीरंड के पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं। इस मेथड का कैसे यूज होता है, ये आप प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड होता क्या है, इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कनेक्ट रहिए और एक भी परसेंट स्किप नहीं करना है आपको, अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 वर्ड आए हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एक यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया है और एक नाउन दिया गया है, जो कि नाउन आप लोग जानते भी हैं, और एक वर्ड यहाँ पर जीरंड दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर उसके बाद में हम आगे अपने लेक्चर को बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, है ना। हर एक चीज जिसका अपना नाम है वो क्या होता है, आपका वो नाउन होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो किसी का नाम राम हो गया, तो राम भी अपने आप में नाउन है। अगर किसी भी प्लेस का नाम है
कानपुर में लिख रहा हूं, कानपुर, तो कानपुर भी अपने आप में क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए अपने आप में नाउन है। ठीक, और जैसे कुछ ऐसे भी नाउन, जैसे फ्रेंड भी, आप किसी न किसी एक इंसान को ही फ्रेंड कहेंगे, तो ये भी अपने आप में नाउन है। और जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अपने आप में क्या है, एक नाउन है। तो इट इज, ये सारी चीजें क्या है, अपने आप में नाउन है, क्योंकि किसी ना किसी चीज को हम ये नाम देते हैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड, और ये नाउन के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जीरंड पे डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में जीरंड होता क्या है। ठीक, जीरंड होता क्या है, जीरंड मतलब जब कभी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दें और वो सेंटेंस में किसका काम करे, नाउन का काम करे, तो उसको हम कह देते हैं जीरंड नाउन। क्या कह देते हैं, जीरंड नाउन। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो अगर वो सेंटेंस में किसका काम कर रही हो, नाउन का काम कर रही हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं भैया, जीरंड नाउन कह देते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, तो वहां पर भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हमने क्या बनाया था भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरंड नाउन बना रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। तो आपको इसको समझाने के लिए मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड ली है, उसमें मैं समझाऊंगा कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है और कब वो जीरंड नाउन का काम करती है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, जीरंड क्या होता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसको हम सेंटेंस में एज अ नाउन यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, क्या होता है वो आपका जीरंड नाउन कहलाता है। और इसी को कुछ किताबों में वर्बल नाउन का भी नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरंड का मतलब क्या होता है ना। अभी जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि एक वर्ड दिया गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है मेरे बच्चों, प्रीपोजिशन को कहते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड। ये क्या करता है, दो कोई वर्ड होंगे उनके बीच में रिलेशन को दर्शाता है। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा अ कैट ऑन द टेबल, तो कहने का मतलब कैट और टेबल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन, है ना। तो इस तरीके से जो प्रीपोजिशन होते हैं दो वर्ड के बीच में रिलेशन बताने का काम करते हैं। या फिर इसको हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। रिलेटिंग वर्ड मतलब जो संबंध को बताने का काम करते हैं उनको रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। और जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने आप में रिलेट करने का काम करता है, दो शब्दों के बीच में रिलेशन, संबंध को बताने का काम करता है, संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, प्रीपोजिशन कह देंगे। तो तीनों एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउन नेमिंग वर्ड होता है जो किसी का नाम होता है, और आपने पढ़ा जीरंड, जीरंड जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन के रूप में हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो वो हो जाता है जीरंड। और जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रीपोजिशन दो वर्ड के बीच में वो क्या करता है, रिलेशन को बताने का काम करता है, संबंध को बताने का काम करता है। अभी ये कैसे दो वर्ड के बीच में रिलेशन को बताने का काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ने यहां तक समझ लिया होगा कि क्या कैसे चीजें होने वाली थी। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हाँ, यहां पर आपको मैं समझाने वाला हूं कि जो जीरंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें डिफरेंस क्या होता है। अब एक चीज देखें, हम इसमें थोड़ा ये जीरंड में देखते हैं और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें देखते हैं क्या थोड़ा सिमिलरिटी होती है। आप देखिए क्या होता है कि जो जीरंड होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है ना। तो वर्ब में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ऐसे ही बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने। तो आप कहेंगे सर लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन रही है तो ये भी आईएनजी फॉर्म हुई और ये भी आईएनजी फॉर्म हुई, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हम उसको यूज करते हैं। या फिर कभी कभी जो आपकी वर्ब होती है, सॉरी जो आईएनजी फॉर्म होती है ये सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन करेगी, तब भी इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। कहने का मतलब जब सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज आप समझते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड कब होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड तब होगी जब ये सेंटेंस में किसका काम करेगी,
नाउन का काम करेगी। सेंटेंस में जब ये नाउन का काम करेगी तो आप समझ लेंगे, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे तो आप समझ लें कि वो जीरंड नाउन है। अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव और वर्ब का काम कर रही है तो वो अपने आप में क्या होता है भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि कैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज हो रहा है और ये कैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी जीरंड फॉर्म में यूज हो रही है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक चीज आप समझिए, सेंटेंस में नाउन कैसे यूज होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज होगी तो नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। कहने का मतलब जीरंड नाउन जो है सेंटेंस में आएगा तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, है ना। नाउन का यही फंक्शन होता है सेंटेंस में, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो सब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट में से कोई ना कोई एक इसका फंक्शन सेंटेंस में होने वाला है, ठीक है, अगर कोई चीज नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज हो रही है तो। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा he is he is going to market, he is going to market, he is going to market, एक सेंटेंस ये है। और एक सेंटेंस और मैं ले लेता हूं कि I am reading, मैं पढ़ रहा हूं क्या, I am reading an interesting, I am reading an interesting story। ठीक, ये दो सेंटेंस हैं। यहां पर आप देखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखें यहां पर यूज हुई है और एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर यूज हुई है। तो आप यहां पर बताएं कहां पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब के रूप में यूज हो रही है और कहां पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव के रूप में। चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के रूप में प्रयोग हो चाहे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलेंगे। चलो यहां पर देखें ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पे ये सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टेंस बताने वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और गोइंग यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है और आगे ये अपने आप में क्या है भैया, ये इतना क्या है अपने आप में ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, जो गोइंग के लिए यूज हुआ है। चलो अब यहां पर देखते हैं जो दिया गया आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आई एम रीडिंग, तो रीडिंग, तो यहाँ पर रीडिंग भी एक वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पर तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर जब मेन वर्ब का फॉर्म कर रहा है तब भी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग जो है इंटरेस्ट में आईएनजी लगाने से बना है एक वर्ड यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे, क्योंकि स्टोरी एक नाउन है, नाउन के पहले आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो कहने का मतलब ये अपने आप में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रही है। और इसी सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पर एन आ गया है तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी फॉर्म काम कर रही है और यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में, और यहाँ पर भी गोइंग भी मेन वर्ब के फॉर्म में काम कर रही थी। तो कहने का मतलब जब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में मेन वर्ब या एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही होगी तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली श्रेणी में रख देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस जीरंड वाले पे कि जीरंड कब पहचानेंगे कि कब सेंटेंस में जो आईएनजी फॉर्म है वो जीरंड के रूप में यूज हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल्स ले रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने कहा स्मोकिंग, मैंने कहा स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो एक सेंटेंस मैंने ये लिख लिया। अब यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग। तो यहां पर देखो दो सेंटेंस है। कहने का मतलब जब कभी भी सेंटेंस में अगर कोई आईएनजी फॉर्म या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रही है तो उसी को हम क्या बोल देंगे भाई, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या, जीरंड नाउन। तो यहां पर आप देखें स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ये वर्ब हो गई, वर्ब से पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आ रही है तो इसको यहाँ पर हम नाउन मान के चलेंगे और वो भी कैसे, जीरंड नाउन। तो कहने का मतलब आईएनजी फॉर्म यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुई ना, इसी वर्ब का सब्जेक्ट है ना ये, तो कहने का मतलब यहाँ पर नाउन के रूप में आ गया, वो भी जीरंड नाउन। अब मैंने कहा आई लाइक, मैं क्या लाइक करता हूँ, तो यहाँ क्या का जो उत्तर मिल रहा है वो क्या हो गया अपने आप में, वॉकिंग। तो कहने का मतलब जब वर्ब के बाद, एक चीज आप समझिए, जब वर्ब के बाद में हमको जो whom का उत्तर मिलता है या फिर what का उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आपको पता करना है तो वर्ब के बाद में whom या what से प्रश्न बनाइए, जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कहा आई लाइक व्हाट, क्या मैं लाइक करता हूं, तो वॉकिंग। तो यहाँ पर क्या का जो उत्तर मिला अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये एक नाउन हो गया और ये नाउन
है ना। मैंने अभी बताया कि जब ये सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो या तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ये नाउन है आईएनजी फॉर्म, और ये भी कौन सा नाउन, जीरंड नाउन है। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगी तो वहां पे उसको हम जीरंड नाउन बोल देंगे। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में अगर कोई आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जीरंड होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि भैया जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के बीच में मैच करा दिया मैंने, है ना, मैच हो गया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाया कि प्रीपोजिशन क्या होता है पीछे भी। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या करता है। प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन क्या करेगा भाई, प्रीपोजिशन का काम क्या है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन या फिर अपने पहले आने वाले किसी वर्ड से क्या करता है, ये रिलेशन बताता है। और एक चीज आप ध्यान रखें, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है। तो कहने का मतलब हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा और उसके पहले, प्रीपोजिशन के पहले नाउन देखने को मिल सकता है, आपको प्रोनाउन देखने को मिल सकता है, कोई एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी आपको एडवर्ब भी इसके पहले देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है या फिर इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है उन्हीं के बीच में ये क्या करता है, रिलेशन को बताने का काम करता है। तो ये रिलेशन बताने का काम करता है, कहने का मतलब ये नाउन या प्रोनाउन या फिर इधर जो वर्ड आ रहा है इन्हीं दोनों के बीच में क्या करेगा, ये रिलेशन को बताने का काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा मैं बेस बता रहा हूं उसमें, ठीक है, अभी हम पूरे क्वेश्चन आंसर बनाने पे नहीं चल रहे हैं कि कैसे इसका यूज करके हम लोग आंसर बनाएंगे। और मैंने कुछ प्रीपोजिशंस भी लिए हुए हैं जिनका यूज करके हम लोग आज सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि क्या, कि यहाँ पर मैंने कहा कि देयर 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 इज अ फ्रॉग, देयर इज अ फ्रॉग इन द पॉन्ड। सॉरी, ये पी होना चाहिए, एक मिनट यार, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। तो एक चीज अब आ जाते हैं राइट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉन्ड। ठीक, फिर गड़बड़ा गया, फिर गड़बड़, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, गड़बड़ा गया था। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा होते रहता है, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। फ्रॉग इन द पॉन्ड, ठीक। चलो, अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड, एक नाउन है फ्रॉग और यहाँ पर एक नाउन है पॉन्ड। इनके बीच में रिलेशन का बताने का काम क्या कर रहा है ना, ये इन बताने का काम कर रहा है। कहने का मतलब जो फ्रॉग है उस पॉन्ड में है, तो यही में ही तो है ना, उसकी कंडीशन बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि किस प्रकार से उसकी पोजीशन है, किसकी, फ्रॉग की, पॉन्ड में। तो वो क्या है भैया, उस तालाब के अंदर है, तो ये पोजीशन बता दिया उसकी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रीपोजिशन का सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इन कुछ प्रीपोजिशन के बारे में समझ लेते हैं कि इनका कब कैसे यूज होता है, क्योंकि जब तक प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे आप नाउन और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। एक चीज आप समझिए, फॉर का यूज कब होता है, जब कभी भी कोई चीज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। एक्सचेंज मतलब बदल रहे होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एक शर्ट ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं पैसा दूंगा तब मुझे वो शर्ट मिलेगी ना। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, मतलब लेन देन, तब ऐसे सिचुएशन में एक्सचेंज के सेंस में फॉर का यूज करते हैं, है ना। कहने का मतलब इसका मतलब होता है के बदले में, के बदले में। इस प्रीपोजिशन का मतलब और किस सेंस में यूज होता है ये भी आपको पता होना है। बिफोर का मतलब पहले होता है, जो कि आप जानते हैं, और बिफोर अपने आप में कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है और अपने आप में एक प्रीपोजिशन भी है। तो ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज हो सकता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज पढ़ा है कि उसके आने से पहले वो मर गया, उसके जाने के बाद ये हो गया। तो ऐसी सिचुएशन भी आपने पढ़ा था, तो वहां पर जो बिफोर और आफ्टर था कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम इनको एज अ किसके रूप में यूज करने वाले हैं, इनको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं भैया, इनको किस सेंस में, प्रीपोजिशन के रूप में। के पहले या बिफोर का मतलब के सामने भी कभी कभी होता है, जब कभी की नॉन लिविंग थिंग, सॉरी, किसी लिविंग के सामने की बात होगी तब। और आफ्टर का मतलब तो आपको पता ही है, इसका मतलब के पीछे होता है,
के पीछे या फिर के बाद, ठीक, जब ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है तो ये एक चीज समझ। बिसाइड का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू। इन एडिशन टू इसका मतलब मैं समझा रहा हूं क्या होता है इन एडिशन टू का। इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त इसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं है एग्जांपल, आप समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने खाना भी खाया और समोसा भी खा लिया। तो कहने का मतलब खाना खाने के अतिरिक्त मैंने समोसा भी खा लिया, मतलब उसके एक्स्ट्रा चीजें कुछ कर लिया। तो वहां पर के अतिरिक्त के सेंस में हम बिसाइड लगाते हैं या फिर इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। क्या होता है? के बजाय, क्या, के बजाय, इसका मतलब क्या होता है? के बजाय। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आपको कहा गया कि जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस कि उसने चाय के बजाय कॉफी पी, चाय के बजाय कॉफी पी, तो इट मीन्स उसने कॉफी पी ली लेकिन चाय को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके पास ऑप्शन क्या था? चाय और कॉफी का, दोनों, तो उसने क्या किया? कॉफी पिया और उसने चाय को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से हटा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। अब इन स्पाइट ऑफ का यूज कब होता है? इन स्पाइट ऑफ का अगर हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या हो जाता है? के बावजूद इसका मीनिंग होता है। और इसका इंग्लिश मीनिंग समझें तो क्या होता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? विरोधाभास वाली सिचुएशन। मैंने कहा वो उसने हार्ड वर्क किया और वो फेल हो गया, तो कहने का मतलब हार्ड वर्क अगर कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? पास हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना स्टेटमेंट में, कहने का मतलब उसको पास होने के बजाय वो फेल हो गया, हार्ड वर्क किया तब भी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? या इन स्पाइट ऑफ लगा देते हैं। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना, जो कि आप जानते ही हैं, है ना, के बिना इसका मीनिंग होता है, के बिना के सेंस में, है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके हेल्प के बिना तो मैं तो डूब कर मर जाता उसमें, अगर आपने हेल्प ना किया होता तो, है ना। हालांकि उसने हेल्प किया, एक बिल्ली आ गई है स्टूडियो में, है ना, तो वो खेल रही, उसी को मैंने देखने लग गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बिल्ली भी यहाँ पर वीडियो देख रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। के बिना के सेंस में हम लोग क्या लगा देते हैं? विदाउट का यूज कर देते हैं। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, उसका मीनिंग और कैसे उनका सेंटेंस में फंक्शन होने वाला है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, चलो। अब यहाँ पर एक ऑन है, थोड़ा समझते हैं, और एक और मैं ले लेता हूं बाई। थोड़ा समझिए ऑन और बाई का यूज करेंगे कब। ऑन का यूज कब होगा? यहाँ पर हम प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन का यूज करके जब हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहे होंगे तो कब ऑन का यूज होगा और कब जो है बाई का यूज होगा। कहने का मतलब जो एक्शन को हमको खुद से नहीं करना होता, जो एक्शन अपने आप होते हैं, जो एक्शन अपने आप होते हैं, जैसे देखना, तो जो एक्शन अपने आप होते हैं उनके पहले हम लोग क्या करेंगे? जीरेंड बनाते समय ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो जो काम अपने आप होता है, जो काम अपने अपने आप होता है, अपने आप होता है, जो काम अपने आप होता है उसके पहले क्या करते हैं हम लोग? ऑन लगा देते हैं। जिस काम को हमको खुद करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, उस काम को जब हम क्या करेंगे? जो काम करना पड़ता है, अगर उस वर्ब को हम क्या कर रहे हैं? जीरेंड फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसके पहले हम बाई लगाएंगे। अगर जो काम अपने आप हो रहा है, जब उसको हम जीरेंड बनाएंगे तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? हमेशा ऑन लगाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है। और ऑन का अगर हम हिंदी देखें तो पर होता है, और बाई का मतलब तो आपको पता ही, अभी मैंने सेंस बता ही दिया। और भी इनके अलग अलग यूज हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमको जितना काम है उतना हम लोग पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ विथ का यूज कब होता है? फ्रॉम का। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, विद और फ्रॉम का यूज हम बीमारी के लिए करेंगे। यहाँ पर किसके लिए? बीमारी के लिए। जब कभी आप कोई इंसान किसी चीज से बीमार है तो उसके लिए विद या हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज आपको अभी और मैं बताऊंगा, ऑफ। ऑफ का यूज कब होता है? थोड़ा इसको समझिए। अगर कभी किसी बीमारी की वजह से इंसान कोई मर जाए, है ना, बीमारी की वजह, बीमारी की वजह से इंसान मर जाए, जब किसी बीमारी की वजह से इंसान मर जाए तो वहां पर हम ऑफ लगाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब बीमारी के लिए हम विद या
फ्रॉम लगाते हैं, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर वगैरह, है ना। आई, तो मैंने कहा ही इज इल विद हाई फीवर, ही इज इल विद हाई फीवर, तो कहने का मतलब उसको हाई फीवर है ना। तो यहाँ पर जो बीमारी है उसको बताने के लिए फ्रॉम या विद का यूज करते हैं, और ऑफ का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कभी भी किसी बीमारी की वजह से कोई इंसान मर जाता है तब, ठीक। और एक चीज और, विद का एक यूज और है, समझ लीजिए, विद का यूज हम और भी करते हैं, कब कब करते हैं, जब भाई जब कभी इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा हो, कब काम हो रहा हो, इंस्ट्रूमेंट से, है ना। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा होगा तो कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पर कि ही आई सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, आई चॉप्ड वेजिटेबल्स, मैं सब्जी काटा, किससे, विद नाइफ। तो नाइफ अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और उसके द्वारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर विद लगाएंगे। तो विद का यूज इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करते हैं और बीमारी के साथ में करते हैं, और फ्रॉम का यूज भी बीमारी के लिए करते हैं। अगर बीमारी की वजह से कोई इंसान मर जा रहा है तो उसके लिए हम ऑफ लगा देंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक चीज यहाँ पर इस स्लाइड पे आने से पहले आपको मैं कुछ एक आध चीज और डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ, एक मिनट रुको, थोड़ा गड़बड़ क्या हो गया क्या कुछ, यहाँ पर देखो मैंने कुछ ज्यादा पेज ले लिया है, तो यहाँ पर एक पेज में क्या करता हूँ, डिल कर देता हूँ, ठीक। तो आ जाते हैं हम लोग अपने इस पेज पर, चलो ठीक है, आ गए हम लोग इस पेज पर, ठीक। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, तो अब आ जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं। इसमें करेंगे क्या, आपने क्या समझा, प्रीपोजिशन, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, और नाउन वगैरह सब कुछ अच्छे समझा, ये बेसिक था। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, जब कभी भी आपको 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को आप प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड से जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है, नहीं, इनकी कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, कहने का मतलब ये अलग अलग कंडीशन में आ जाते हैं, इनके साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन लगा करके हम लोग जो है बना देते हैं सेंटेंस को। एक चीज आप समझिएगा, एक चीज आप समझिएगा, कब हम इनसे सेंटेंस को जोड़ेंगे, कहने का मतलब जब आपके सामने 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। जब 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं तो कहने का मतलब 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे, एक सब्जेक्ट होगा उसका, अपना एक वर्ब होगा और उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस भी जो दिया गया होगा उसका भी अपना सब्जेक्ट होगा, खुद की अपनी वर्ब होगी और खुद का अपना ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज ये समझिए, तो जब इसको हम जोड़ेंगे प्रीपोजिशन का यूज करके, है ना, तो कैसे करेंगे इसको में भैया, क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एक टेंस बतलाने वाली वर्ब जो है हम रखेंगे, क्योंकि हमको जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब तो चाहिए ना, और एक वर्ब जो होगी किसी ना किसी एक सेंटेंस की किसी एक वर्ब को, या तो इसमें की या इसमें की कोई ना कोई एक वर्ब को क्या करेंगे हम लोग जीरंड या फिर नाउन में बना देंगे, या तो उसको जीरंड बनाएंगे या तो नाउन। जीरंड कैसे बनाएंगे, जब कभी भी कोई सेंटेंस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, या तो हम उसको उसकी वर्ब के पहले जीरंड लगा करके ना प्रीपोजिशन लिखेंगे, या तो उसको नाउन बना करके उसके पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि जैसे सी वॉज सक्सेसफुल, सी वॉज सक्सेसफुल। अब इसको मुझे क्या बनाना है भैया, इसमें हमको यूज करना है प्रीपोजिशन। कैसे यूज करेंगे, तो प्रीपोजिशन को यूज करने के लिए एक चीज आप समझिए, कहने का मतलब या तो प्रीपोजिशन हम नाउन के पहले यूज करेंगे या तो फिर हम जीरंड के पहले यूज करेंगे हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, आपको कोई सिंपल सेंटेंस दिया गया हो, वहां पर आपको प्रीपोजिशन यूज करना हो, तो आप सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पजेसिव केस में बनाएंगे। तो सी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर, और उसके बाद में जो हर है, हर क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में और जो वर्ड आएगा उसको नाउन बनाना होगा। तो नाउन बनाएंगे यहाँ सक्सेसफुल से तो सक्सेस बनकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नाउन बनाएंगे सक्सेसफुल से, तो सक्सेसफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हमको क्या करना है, जब तक नाउन नहीं बनाएंगे तब तक उसके पहले हम कोई प्रीपोजिशन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा भाई, इसका अगर नाउन फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सक्सेस। क्या बन जाएगा, सक्सेस, हिज सक्सेस। तो यहाँ पर अब उसके पहले हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, तो ऑन हिज सक्सेस, या फिर कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन यहाँ रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही अराइव्ड, ही अराइव्ड है। अब ही अराइव्ड है,
इसको हमको, एक सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है फ्रेज में, है ना, इसको हमको बनाना है क्या, इसके पहले हमको प्रीपोजिशन यूज करना है। तो कैसे यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन, कैसे यूज कर सकते हैं कि भैया हम ये जो वर्ब है ना, जो एक वर्ब है ना, इसको नाउन या फिर जीरेंड में चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर या फिर इसको अराइवल में चेंज करें या फिर इसको नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अराइवल बन जाएगा। तो अराइवल, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको हम पॉजिटिव केस में चेंज कर देंगे। तो हिज अराइवल मतलब ऑन हिज अराइवल, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑन हिज अराइवल ही करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब कभी भी हमको यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना होगा तब हम सेंटेंस को क्या करेंगे, उसके सब्जेक्ट को पॉजिटिव केस बना देंगे और वर्ब को जो है, यहाँ पर जो वर्ब दी गई होगी सेंटेंस में, इसको या तो नाउन बनाएंगे या तो जीरंड बनाएंगे। और एक चीज आप समझ लीजिए, जो जीरंड होता है वो भी नाउन का ही काम करता है ना। जो जीरंड होता है वो अपने आप में नाउन का ही काम करता है। तो कहने का मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव केस बना देते हैं, और जो आपका वर्ब दिया गया होता है कोई ना कोई एक सेंटेंस का, उसको हम लोग नाउन या फिर क्या बनाते हैं, जीरंड बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये बिल्ली बार बार परेशान कर रही है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब तो पीछे करके इसको लिख लीजिएगा, ऐसे मैंने समझाने के लिए इसको लिया। अब एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझो कि यहाँ पर करेंगे क्या, हम एक सेंटेंस लेते हैं तो आपको हम समझाते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं तो आपको समझाते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को जोड़े। कहने का मतलब जब आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक वर्ब को क्या करेंगे हम, है ना। कहने का मतलब कोई ना कोई एक वर्ब जो होगी, या तो उसको हम नाउन में चेंज करेंगे या तो जीरंड में चेंज करेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखो। और एक चीज, जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसको, इसी वर्ब को जब नाउन या हम जीरंड बना लेंगे तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव केस बना करके रख देंगे, है ना। पॉजिटिव केस में क्या बनाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। समझ में आई बात। कहने का मतलब वर्ब को नाउन या जीरंड में चेंज किया, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया है किसी ना किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव केस, वो भी पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। अपने क्वेश्चन को करते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा क्या, इरेज, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या, सॉरी क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। या मान लो दो सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस में मैंने दिखा कि हर एक सिंपल सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसका अपना एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट दिया गया, इसका भी वर्ब है अपना और इसका भी अपना ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक सेंटेंस होगा जिसकी वर्ब को हम क्या करेंगे, या तो जीरंड में बनाएंगे या तो नाउन बनाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको इसके पहले रख देंगे, इस नाउन या जीरंड के पहले इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को, फिर उसके बाद में इथे हम लोग इसी के पहले हम ना कोई प्रीपोजिशन हम रख देंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि कब किस प्रीपोजिशन का किस सेंस में यूज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, माई मदर, मेरी माँ है जो कि इल है, और उनको क्या है, सी हैज हाई फीवर। तो मैंने कहा कि जब हाई फीवर है तो बीमारी के लिए या तो हम फ्रॉम लगाते हैं या तो विद, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सफर कर रहा हो कोई बीमारी से तब फ्रॉम लगाना है, लेकिन यहाँ पर बीमारी दी गई है तो यहाँ पर विद लगाकर काम चला लेंगे। तो जो मेरी मम्मी है उनको लिखेंगे माई मम्मी, माई मदर लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में इज इल लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो हाई फीवर दिया गया है ये फीवर नाउन है और इसी के पहले एडजेक्टिव आया है। तो कहने का मतलब इसके पहले एक हम प्रीपोजिशन विद का यूज किए थे, बीमारी के पहले लगता है, तो यहाँ विद लगा करके हाई फीवर कर देंगे और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, है ना। सी हैज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि माई मदर के लिए यूज हुआ है, इसको हटा दिए, और हैज भी हटा दिए, है ना, क्योंकि जब सब्जेक्ट नहीं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, हाई फीवर बचा, तो हाई फीवर के साथ में क्या लगा सकते हैं हम, विथ, क्योंकि बीमारी के लिए अभी हमने डिस्कस किया क्या लगता है भैया, विथ लगता है। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ही सा द मून, उसने मून को देखा और क्या हुआ, वो बिकम ग्लैड,
भैया ग्लैड हो गया। तो एक वर्ब को हमको क्या करना पड़ेगा, या तो नाउन में बनाना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा, या तो हमको भैया जो यहाँ वर्ब दी गई है इसको नाउन बनाए, या तो जीरंड बनाए। तो जीरंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के देंगे, सीइंग, सीइंग हो गया, सीइंग द मून, सीइंग द मून, seeing the moon comma he became, he became glad, he became glad। लेकिन अभी ये सही नहीं है, यहाँ तो ये पार्टिसिपल का यूज हो गया ना, जब सीइंग अकेले लिखेंगे तो ये पार्टिसिपल का यूज हो गया। हालांकि अभी भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करके कह रहा है। तो आपको एक चीज मैंने बताया, कहने का मतलब क्या, देखने का जो काम है, जो देखने का काम है ये अपने आप होता है या हमें करना पड़ता है, अपने आप होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसके पहले एक प्रीपोजिशन ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, है ना। अगर ये एक्शन कोई कर रहा होता, है ना, किसी के द्वारा किया जा रहा होता तो बाई हम लगाते, है ना। कोई एक्शन अगर करना पड़ता है तो उसके पहले हम जब प्रीपोजिशन से जोड़ रहे होते हैं सेंटेंस को, तो वहां पर हम बाई लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई एक्शन अपने आप से हो रहा है तो जो देखने का काम हो रहा है वो तो अपने आप से ही हो रहा है, तो यहाँ पर ऑन लगाएंगे। अगर यहाँ पर कहता कि हार्ड वर्किंग जैसे आ जाता, वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर बाई वर्किंग हार्ड हो जाता, ठीक है, क्योंकि वर्क हार्ड करना पड़ता है और वो अपने आप से नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा ये भी आंसर आपको और ये भी आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग समझते हैं इसको भी, आंसर को मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, फिर से समझा देता हूं इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ही गेव देम फूड, उसने उनको खाना दिया, ही हेल्प देम लिबरली, लिबरली नहीं जी भाई, लिबरली लिखा है। तो कहने का मतलब उसने मुझे खाना दिया और उसने मेरी मदद भी की। तो कहने का मतलब उसने क्या किया, उसने क्या किया, खाना देने के अतिरिक्त, खाना तो दिया ही दिया और उसके साथ में उसने क्या किया, उसकी हेल्प भी की। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या लग जाएगा, इन एडिशन टू के सेंस में हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। कौन सा प्रीपोजिशन भाई, यहाँ पर इन एडिशन टू के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, बताइए बताइए बताइए। इंस्पाइट ऑफ लगेगा, नहीं इंस्पाइट ऑफ तो नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करता है। इंस्टेड ऑफ नहीं, फिर क्या लगेगा भाई, आपको यहाँ पर पीछे ले आते हैं, पीछे ले आते हैं, पीछे ले आते हैं। अभी कौन सा हम लोग प्रीपोजिशन देख रहे थे, बिसाइड्स, क्या हो जाएगा हमारा, बिसाइड्स लगेगा, या फिर इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं। इसका मीनिंग भी यूज करके हम बना सकते हैं आंसर, और इसका जो प्रीपोजिशन फॉर्म है उसको भी यूज करके हम लोग आंसर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब बिसाइड, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक जो वर्ब है उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, या तो नाउन या जीरंड। तो इसको जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिविंग, गिविंग, गिविंग बना दिए, और देम फूड, देम फूड बनाया यहाँ पर, और उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगना चाहिए, नहीं तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भैया, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, एडिशन टू का सेंस आ रहा है, कि मतलब वो हेल्प भी कर रहा है, खाना भी दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ इसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन चचा देंगे, बिसाइड्स। तो ये प्रीपोजिशंस आपको अच्छे से समझना है कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होने वाला है, सेंटेंस का सेंस समझना है, फिर आपको प्रीपोजिशन का चयन करना है, और किसी ना किसी एक सेंटेंस के साथ जो सब्जेक्ट या वर्ब होगा, जो वर्ब होगी उसको हम जीरंड में चेंज कर देंगे और उसके पहले उस प्रीपोजिशन को रख देंगे। बिसाइड गिविंग देम फूड कॉमा ही, ही एक बार यहां पर आ चुका है तो यहां पर ही मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ही हेल्प देम, ही हेल्प देम लिबरली, लिबरली। इस तरीके से इसका ये आंसर बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आपको बताया। ये प्रीपोजिशन जितना भी पीछे मैंने बताया है उसको पढ़ने के लिए आप बढ़िया से नोट्स में लिख लेंगे कब किस सेंस में यूज होता है, तभी आप लोग इसको जोड़ पाएंगे, अदरवाइज आप जोड़ नहीं पाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, है ना। हम डिस्कस करते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई बॉट अ वॉच, आई पेड ₹500 फॉर दिस। तो भैया आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कि आप एक वॉच को खरीदने के लिए आप जब इतना रुपए देंगे तभी तो आपको वॉच देगा। तो कहने का मतलब यहाँ एक्सचेंज वाला भाव आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर यहाँ पर पहले से यूज है। तो कहने का मतलब आप पहले पे करेंगे तभी तो आपको देगा, तो ये वाला आपको पोर्शन पहले लिखना होगा। आई पेड, मैंने क्या किया, पेड कर दिया कितना, ₹500, है ना। ये थोड़ा बनिया वाली स्टाइल में लिख दिया है मैंने 500। आई पेड ₹500 फॉर, किसके लिए, है ना, फॉर किसके लिए, आ वॉच, आ वॉच, उस वॉच के लिए मैंने क्या कर दिया भैया,
कितने रुपए दे दिए? 500 रुपए। या फिर इसका आंसर ऐसे भी बनाया जा सकता है मेरे मित्रों इसका आंसर ऐसे भी बनाया जा सकता है, आई पेड ₹500 फॉर अ वॉच। तो यहाँ पे एक्सचेंज के लिए फॉर लगा दिया मैंने, है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके से फॉर दिस किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? आई पेड 500 फॉर किसके लिए? दिस वॉच के लिए। तो यहाँ वॉच आगे दिस के लिए लगा देंगे। तो इस तरीके से आंसर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका एक आंसर और से भी बना सकते हैं कि पहले पैसा देंगे तभी तो आपको वॉच देगा। तो आप क्या करेंगे? आई पेड यहाँ पर लिखेंगे, आई पेड क्या? रुपीज। आपने पेमेंट कर दिया कितना भैया? कितना पेमेंट कर दिया? 500 रुपए। तो उसके बाद में क्या हुआ? पेड फॉर, आई पेड 500 रुपीज फॉर उसके लिए क्या कर देंगे? जो वर्ब है उसको जीरंड में चेंज करेंगे, गिविंग। तो यहाँ गिविंग में चेंज कर दिया, आई पेड ₹500 फॉर गिविंग। गिविंग क्यों? गिविंग नहीं होगा, बाइंग हो जाएगा ना, बाइंग होगा, ठीक है। यहाँ गिविंग नहीं लिखना है, ठीक है, तो बाइंग हो जाएगा। आई पेड ₹500 फॉर बाइंग अ वॉच। तो इस तरीके से भी इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर के बाद में क्या आना चाहिए? जीरंड आना चाहिए। तो जो कि हमने यहाँ बॉट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बाइंग बना दिया। इस तरीके से इसका आंसर ये बन गया। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हेल्प मी, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। तो कह रहा है कि आप मदद किए, मैं डूब गया होता। कहने का मतलब आपके मदद के बिना मैं डूब गया होता। तो कहने का मतलब यहाँ पर आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड को पहले लिखेंगे और इस सेंटेंस को क्या करेंगे हम लोग? इसके जो सब्जेक्ट है उसको पजेसिव केस में चेंज कर देंगे और वर्ब को नाउन में चेंज कर देंगे और उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगा देंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा। और वो प्रीपोजिशन कौन होगा? विदाउट लगा देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वुड हैव बीन, मैं डूब गया होता, ड्राउन्ड, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड किसमें? विदाउट, बिना, विदाउट लगा देंगे, बिना, है ना, बिना तुम्हारी हेल्प के। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसको पजेसिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? योर। और उसके बाद में हेल्प को बना देंगे नाउन। तो हेल्प अपने आप में एक वर्ब भी है, नाउन भी है। तो कहने का मतलब आई वुड हैव बीन ड्रॉन विदाउट योर हेल्प। अगर आप हेल्प ना किए होते तो क्या होता? आपके हेल्प के बिना तो मैं डूब जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को हमने क्या बनाया? एक फ्रेज बना दिया, वो भी नाउन फ्रेज। और उस नाउन फ्रेज के पहले क्या लिख दिया हमने? विदाउट, जिससे हमारा प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भैया मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जितनी भी लंबी वीडियो हो जाए लेकिन आपको ये वीडियो को देखना है जरूर। ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन वाला भाव आ रहा है कि अगर वो काफी टाइम फेल हुआ है, अगर वो काफी टाइम फेल हुआ है तो उसको करना क्या चाहिए? हार मान लेना चाहिए। लेकिन वो अभी भी उसके अंदर क्या है? उम्मीद है कि वो सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इस सिचुएशन में इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है कि बावजूद किसके? इन स्पाइट ऑफ लिखने के बाद में जो सब्जेक्ट है उसको पजेसिव केस में चेंज करेंगे, हीज, है ना। इन स्पाइट ऑफ हीज, फेल को किस में चेंज कर देंगे? नाउन में, तो फेलियर हो जाएगा, है ना। तो फेलर, इसको फेलर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर, है ना, मेनी टाइम्स, इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर मेनी टाइम्स, तो यहां मेनी टाइम्स भी नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, पूरा ये सेंटेंस आगे जोड़ देंगे, पूरा आंसर बन जाएगा। तो या फिर अगर आप मेनी टाइम्स ना भी मेंशन करना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं। इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर, है ना, उसके असफलता के बावजूद भी वो क्या करता है? ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, को अभी भी उसके अंदर उम्मीद है कि वो सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हमने सबसे पहले क्या किया? इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन लिखा और जो सब्जेक्ट था उसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि पजेसिव केस में चेंज कर देते हैं, और जो फेल्ड वर्ड दिया गया उसको नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फेलियर। तो इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर मेनी टाइम्स, है ना, तो उसके बाद में स्टिल, ही स्टिल होप, ही को यहाँ स्मॉल कर देंगे और आगे जो भी है उसको पूरा मेंशन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर मेनी टाइम्स आप ना भी मेंशन करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर
सही होगा। समझ में आई बात? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने आंसर समझ लिया होगा। अब चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मैं आपको दूंगा। ये 7वां क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक पेन वो खरीद रहा है, फिर उसके बाद में वो पेन उसको कितने रुपए की मिली थी, 10 रुपए की। तो यहाँ फॉर लगा करके, फॉर पहले से लगा है, एक्सचेंज किया जा रहा है चीजों को, तो इसको आप लोग बनाएंगे। और यहाँ पर आप देखें, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आया क्योंकि वो इल था। तो कहने का मतलब क्यों नहीं आया, रीजन क्या था, और रीजन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, या फिर ड्यू टू भी यूज कर सकते हैं, है ना? ऑन द अकाउंट ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन द अकाउंट ऑफ, है ना? फिर उसके बाद में आप लोग जो भी नाउन फ्रेज होगा उसको लिखेंगे और कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ पाया, क्यों? वो इल था। तो यहाँ रीजन बता रहा है कि इल था, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, बिकॉज ऑफ पहले लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज ऑफ, या इनमें से कोई भी लगा सकते हैं आप, बिकॉज, क्योंकि सबका मीनिंग सेम ही है ना? की वजह से, इसका मतलब क्या हो जाता है इनका, की वजह से, इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ, और पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पॉजिटिव केस बनाएंगे, तो बिकॉज ऑफ हिज। और यहाँ सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे इस सेंटेंस को नहीं बनाएंगे हम लोग, इस सेंटेंस को, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें, है ना, रीजन तो ये है ना कि बीमार हो गया था इसलिए वो नहीं आया, रीजन तो ये है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कहने का मतलब रीजन वाला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, है ना? बिकॉज रीजन कौन बता रहा है कि वो इल था इसलिए नहीं आया, तो यहाँ पर सबसे पहले बिकॉज ऑफ तो लिखा ही जाएगा, बिकॉज ऑफ तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद में जो रीजन बताने वाला सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको हम पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे, हिज। और जो यहाँ पर इल दिया गया है अपने आप में एक विशेषण शब्द है, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे नाउन में, तो इलनेस बन जाएगा, ठीक है? इलनेस, और कॉमा कर देंगे, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी उसकी बीमारी की वजह से वो क्या हुआ, ही कुड नॉट कम। आगे यहाँ पर लिख देंगे, आंसर बन जाएगा, आई होप, है ना? समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रीचिंग नहीं लिखा, आई रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स, ठीक? तो वो पहुंचेगा वहां पर तभी तो खरीदेगा। तो कहने का मतलब पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको जीरंड में चेंज करेंगे, तो रीचिंग द स्टेशन, कॉमा आई बॉट टिकट्स। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स, लेकिन अभी ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमको एक प्रीपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ पर भैया रीच, वहां पर पहुंचना अपने आप से पड़ेगा, आपको वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, बाई। क्या होगा, यहाँ बाई लगेगा क्योंकि ये एक्शन आपको करना पड़ेगा। तो बाई रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट, है ना? अगर वो एक्शन अपने आप से हो रहा होता तो वहां पर हम ऑन लगा देते, अपने आप से नहीं हो रहा है तो इसीलिए बाई लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। हर अंकल डाइड, उसके अंकल मर गए, और ही हर्ड द न्यूज, सी वेप्ट, वो रोने लगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा भैया, किसी ना किसी दो सेंटेंस को यहाँ पर हमको नाउन फ्रेज में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके पहले प्रीपोजिशन लगा करके फिर हम जोड़ पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर आओ चलो हम फ्रेज में चेंज करते हैं, हर अंकल। तो यहाँ पर हर अंकल अपने आप में यहाँ लिखेंगे हर अंकल, और यहाँ पे अंकल को अगर हम पॉजिटिव केस बना रहे हैं तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि नाउन को पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगता है। हर अंकल्स, और डाई को अगर हम नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेथ। तो यहाँ पर एक बन गया फ्रेज ये, हर अंकल्स डेथ। और उसके बाद में इसको क्या होगा, यहाँ पे इस वर्ब को अगर फ्रेज में चेंज करना होगा तो क्या होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर सी किसके लिए आया है, हर अंकल, तो उस लड़की के लिए, तो यहाँ पर सी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हर्ड को यहाँ पर किसमें चेंज करेंगे, हियरिंग में चेंज करेंगे। और उसके बाद में द न्यूज,
द न्यूज, और उसके बाद में सी वेप्ट यहाँ पर लिखा ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें, ये हियरिंग वाला जो काम है क्या अपने आप होता है? बिल्कुल। तो इसके पहले एक प्रीपोजिशन ऑन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अब इसको अरेंज करना पड़ेगा ना हमको। तो कहने का मतलब उसके अंकल की मृत्यु के समाचार को सुन करके वो रोने लगी। तो थोड़ा इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑन हियरिंग, सबसे पहले क्या करती है? वो सुनती है। ऑन हियरिंग द न्यूज, किसकी न्यूज सुनती है? ऑफ हर अंकल्स डेथ। तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ लगा दिया गया प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ के बारे के सेंस में, के बारे में के सेंस में हमने यहाँ पर ऑफ का यूज किया है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ। अंकल अपने आप में नाउन है तो पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी लग गया, और उसके बाद में क्या लगा देंगे? यहाँ पर डेथ वर्ड दिया गया था, यहाँ डेथ लिखेंगे कॉमा लगा करके। जो आगे सेंटेंस दिया गया है सी वेप्ट वाला, उसको लिख देंगे, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं सी वेप्ट, और इस प्रकार से आंसर इसका बन जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो उसको पीछे थोड़ा करके एक बार फिर से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो लेक्चर था थोड़ा टफ था मेरे बच्चों, इसलिए आपको हो सकता है इसमें थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़े, है ना। तो थोड़ा कष्ट करें, क्योंकि नो पेन नो गेन वाला भाव होता है भैया, क्योंकि जब तक कोई कष्ट नहीं करेंगे आपको कोई चीज मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग हमारे साथ में लास्ट तक कनेक्ट रहे, तो उसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए भैया थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग क्या करेंगे भैया, वीडियो को लाइक कर देंगे देखने के बाद में, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। टिंग टिंग। तो आगे हम देखते हैं और क्या, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप समझिए। अगर इफ यू वांट एनी पीडीएफ नोट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स चाहिए मेरे बच्चे, तो आप क्या करें, जाए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर जाने के बाद में वहां सर्च करें कैरियर एकेडमी कुंडा। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये इतना बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाएगा, और आप जा करके वहां पर, सॉरी ये ब्लैक में लिखता हूं तो दिखाई देगा, तो जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो जब ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां से आप जो नोट्स है वहां से आप उसको डाउनलोड करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका जो भी कंटेंट है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है मेरे बच्चों। फिर हम लोग कल एक नई एनर्जी के साथ में मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, और आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।